सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों के nth टर्म का सम, पहला वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन दोनों के nth टर्म का जो सम है उसका रेशियो हमें गिवन है कितना, 5n + 4 अपॉन 9n + 6। तो वो 18th टर्म का रेशियो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 18 टर्म का रेशियो क्या होता होगा वो बताना है। ठीक है, तो मैंने माना कि ये फर्स्ट एपी है जिसका सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n-1 × d। अब क्योंकि ये सम ऑफ एन टर्म है तो n की वैल्यू तो n ही लोगे, लेकिन फर्स्ट वाली एपी के लिए a की वैल्यू a1 और d की वैल्यू d1 लोगे। ठीक है, अपॉन अब सेकंड वाली एपी का सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो n/2 2a + n-1 × d। अब सेकंड वाली एपी की बात हो रही है तो n टर्म का सम है तो सम तो n ही रहेगा, लेकिन ये a2 हो जाएगा और ये d2 सेकंड एपी को शो करेगा ये। ठीक है, और सम ऑफ और टर्म कितने हैं दोनों में, n वो सेम रहेंगे। इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 5n + 4 अपॉन 9n + 6, इस तरह से चल रहा है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ 18th टर्म, फर्स्ट एपी का और सेकंड एपी का, है ना। अब रेशियो ऑफ 18 टर्म एक्चुअल में क्या होता होगा, a + 17d, फर्स्ट वाली एपी के लिए a1 और 17 d1, और दूसरी वाली एपी के लिए क्या होता होगा, a2 + 17 d2। एक्चुअल में आपको ये निकालना है ना। 18 टर्म का रेशियो निकालने का मतलब क्या हो गया, 18 किसके इक्वल होता होगा, a + 17d के, और इस वाले के लिए भी a + 17d। अब फर्स्ट वाली एपी के लिए a1 d1 और सेकंड वाली एपी के लिए a2 d2। तो यानी कि ये चीज़ आपको सॉल्व करके ऐसी बनानी है। अब ये चीज़ सॉल्व करके ऐसी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको देखते जाओ। यहाँ पर a1 के साथ देखो 2 नहीं लिखा हुआ है, पहले तो ये n/2 से n/2 काट दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर a1 के साथ 2 नहीं लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर a1 के साथ 2 लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये 2 हट जाए यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करा दो। यहाँ भी 2 से डिवाइड, और यहाँ भी किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड। ये ऐसे ठीक है ना। इस वाले टर्म को भी 2 से डिवाइड और इस वाले टर्म को भी 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करा दिया, और n/2 से n/2 कैंसिल हो ही गया था। ये हमने 2 से डिवाइड क्यों कराया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि a1 के साथ 2 ना रहे, क्योंकि हमें पता है कि 18 टर्म जो होगा वो a + 17d होगा और वहाँ पर a के साथ 2 नहीं आता होगा, तो हमें ये 2 हटाना है। तो ये 2 हटाने के लिए हमने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करा दिया। अब 2 से 2 को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग लिख लो, सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करोगे तो देखो क्या होगा, 2a1 + n-1 अपॉन 2d1 अपॉन 2 5n + 4 अपॉन 9n + 6। अब देखो ध्यान से, ये 2 इसके नीचे अलग लिखोगे, इसके नीचे अलग, ये 2 इसके नीचे अलग लिखोगे, इसके नीचे अलग लिख दिया। तो अब इससे क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 + n-1 अपॉन 2 d1, और इधर क्या बचेगा, a2 + n-1 अपॉन 2 d2, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब देखो हमारे पास a1 और a2 तो आ गया, d1 d2 भी है। अब यहाँ पर हमें 17 चाहिए, क्या चाहिए, 17। तो 17 कैसे लाएं, तो उसका एक तरीका है, n-1 अपॉन 2 को 17 के इक्वल पुट करके देख लो। n-1 अपॉन 2 को किसके इक्वल पुट करके देख लो, 17। तो n-1 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 34, तो n1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू अगर 35 पुट कर दी जाए यहाँ पर अपनी तरफ से, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 17। देखो 35 - 1 34 अपॉन 2 कितना, 17, तो ये 17 बन जाएगा।
तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप अपनी तरफ से? आप अपनी तरफ से लिखोगे पुट n इक्वल्स टू 35। तो ठीक है, यहाँ पर पुट करा दो। तो A1 प्लस n की वैल्यू 35 रखोगे तो 35 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? 17। यहाँ पर भी पुट करो A2 प्लस n की वैल्यू 35 पर पुट करोगे तो 35 माइनस 1 34/2 कितना आ जाएगा? 17। और यहाँ पर भी पुट करो 5 इंटू n की वैल्यू 35 प्लस 4, यहाँ पर भी n की वैल्यू 35 प्लस 6। ठीक है, तो ये रेशियो रहा होगा। अब a प्लस 17d एक्चुअल में क्या होता है? 18th टर्म, और a प्लस 17d क्या होता है? 18th टर्म। ये फर्स्ट वाली AP का और ये सेकंड वाली AP का रेशियो कितना आ जाएगा? 179/321। कैसे किया फिर से सुनिए। उसने क्वेश्चन में कहा था कि सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP का रेशियो इतना है। ठीक है, तो मैंने सम ऑफ n टर्म लिख लिया, पहली AP का और दूसरी AP का लिख लिया। और फर्स्ट AP को शो करने के लिए A1 D1 लिया, सेकंड AP को शो करने के लिए A2 D2 लिया। ठीक है, n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। अब ये बच गया था मेरे पास, ये अपॉन ये। अब मुझे पता था कि जो 18 टर्म जो होता है वो A1 प्लस 17d होता है, तो A1 के साथ 2 नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करा दिया। फिर इसको जब सेपरेट करोगे आप, तो सेपरेट करने पर 2 से 2 कट जाएगा, तो अब हमारे पास A1 बच जाएगा। ठीक है, अब मुझे तो ऐसा लाना था 17d, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर n की क्या वैल्यू पुट की जाए कि यहाँ पर सॉल्व होकर क्या आ जाए? 17 आ जाए। तो ये मैंने साइड में करके देख लिया, n-1/2 को 17 के इक्वल रख कर देख लो। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू पता चल जाएगी। ये वो वैल्यू पता चल जाएगी जो यहाँ पर अगर पुट किया जाए तो कितना बन जाएगा? 17। तो मैंने अपनी तरफ से क्या लिखा इस स्टेप के बाद? पुट n इक्वल टू 35। अपनी तरफ से हमने 35 पुट किया, तो 35 जब पुट करोगे जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ पर, तो इधर तो 17 बन जाएगा, और इधर 35 पुट करोगे तो ये 179/321 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 17 a प्लस 17d क्या होगा? 18 टर्म। यहाँ पर भी a प्लस 17d क्या होगा? 18 टर्म। इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 179/321। तो इसमें जो सिर्फ समझने वाली बात ये है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि n की वैल्यू यहाँ पर 35 रखनी है। तो आंसर है n-1/2 की जगह आपको क्या लेकर आना है? 17 लेकर आना है। तो n-1/2 को रफ में कहीं पर 17 के इक्वल रख कर देख लो। तो 2 इधर जाएगा तो 34, 1 इधर जाएगा तो प्लस, तो यानी कि n की वैल्यू 35 पुट की जानी चाहिए यहाँ पर, तभी यहाँ पर 17 आएगा। अब यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, तो ये 18 टर्म बन जाएंगे और इधर हमारा रेशियो निकल जाएगा। ठीक है ना। नंबर 10 दिखाता हूँ। एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम ऑफ P टर्म इक्वल है किसके? सम ऑफ Q टर्म के। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म। हमें जो फाइंड करना है वो क्या निकालना है? सम ऑफ P प्लस Q टर्म कितना रहा होगा, ये हमें निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले सम ऑफ P टर्म का मतलब सम ऑफ n, SN टर्म का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला वो क्या होता था? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर n की जगह कौन रहेगा? यहाँ पर n की जगह P रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, p/2 यानी n/2 2a प्लस n-1 यानी p-1 इंटू d। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू इधर यहाँ पर क्या आएगा? q/2 2a प्लस q-1 इंटू d, ये आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ n की वैल्यू क्या है? q। फिर से सम ऑफ p टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ q टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस p का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो क्या आएगा? 2ap प्लस इस p का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो तो क्या आ जाएगा? p-1 इंटू p और d, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। इस p का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा।
इक्वल्स टू, इधर भी मल्टीप्लाई करा दो, इस क्यू का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या आएगा 2AQ प्लस इस क्यू का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दो तो क्या आ जाएगा Q माइनस 1 इंटू QD, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये जो A वाले टर्म हैं ये इधर लेकर आ जाओ, तो 2AP में से माइनस हो जाएगा जब ये इधर आएगा 2AQ, ओके, प्लस यहाँ पर इस P का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा P² माइनस P, और साथ में क्या चल रहा होगा D, ये P तो अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और साथ में क्या चल रहा होगा D। इसी तरह से ये टर्म इधर लेकर आ जाओ तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर भी अंदर Q का मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा Q² माइनस Q, और साथ में क्या चल रहा होगा D, और इक्वल्स टू में कितना 0। फिर से ये 2AP ऐसे ही लिखा, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, और इस P का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो P² माइनस P आ जाएगा, और साथ में D चल रहा है। इधर भी हमने Q से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया Q² माइनस Q, और ये पूरा टर्म उठाकर इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0, ठीक है ना। अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2A, तो यहाँ पर क्या बचेगा P माइनस Q बचेगा, 2A दोनों में से कॉमन आ गया, P माइनस Q बचेगा। अच्छा, अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से D कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो जब D कॉमन आएगा तो देखो क्या बचेगा P² माइनस P और माइनस का Q² और माइनस माइनस प्लस Q इक्वल्स टू कितना 0, इस तरह से आ जाएगा 2A P माइनस Q ऐसे ही ठीक है, प्लस D भी ऐसे ही ठीक है। अब देखो यहाँ पर P² और माइनस Q², ये वाला P² और ये Q² मिलकर क्या बन जाएगा P माइनस Q एंड P प्लस Q, ठीक है ना। यहाँ पर P² माइनस Q² में क्या करेंगे A² माइनस B² वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो AP² माइनस Q² को क्या लिख सकते हैं A माइनस B A प्लस B वाला फॉर्मूला। अब हमारे पास बच गया ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, यहाँ P बचेगा और ये माइनस का हो जाएगा तो ये Q बचेगा, ऐसा आ जाएगा, और इक्वल्स टू क्या 0। फिर से P² माइनस Q² की जगह क्या लिख दिया P माइनस Q P प्लस Q, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया माइनस का साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर भी P माइनस Q है, यहाँ पर भी P माइनस Q है, यहाँ पर भी P माइनस Q है, इन सब जगह से P माइनस Q कॉमन ले लो, तो देखो सब जगह से P माइनस Q कॉमन आएगा तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पर 2A प्लस D ऐसे ही ठीक है, P माइनस Q यहाँ से चला गया तो क्या बचेगा P प्लस Q, और यहाँ से P माइनस Q चला गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, ठीक है ना, इस तरह से ये, और इक्वल्स टू में क्या 0 ऐसे, ठीक है। फिर से P माइनस Q इन सब में से क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2A, ये D बच जाएगा, ये P प्लस Q बच जाएगा, और ये P माइनस Q कॉमन गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब ये वाला जो P माइनस Q है ये कहाँ चला जाएगा 0 में, तो हमारे पास देखो क्या बचेगा 2A, P माइनस Q तो 0 में चला गया तो क्या बच जाएगा 2A और P प्लस Q माइनस 1, और इन टू में क्या D, ये सब कुछ किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसके बाद ये एक इक्वेशन बनाकर यहीं पर छोड़ दो, ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था सम ऑफ P प्लस Q टर्म, तो सम ऑफ P प्लस Q टर्म क्या होता होगा, तो इसमें ये n की तरह बिहेव करेगा, ये हमारा n की जगह क्या है P प्लस Q, तो इसका फॉर्मूला क्या होता होगा P प्लस Q अपॉन 2 n अपॉन 2, और ब्रैकेट में क्या आता होगा, ब्रैकेट में आता होगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यहाँ पर दिखा देता हूँ SP प्लस Q, ये किसके इक्वल होगा n अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2A प्लस n की जगह क्या लिखोगे P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ठीक है। फिर से सम ऑफ n टर्म क्या होता है n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखो 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D कहीं पर लिखा हो, उस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 0, तो ये हमने प्रूफ कर लिया था पहले ही, तो P प्लस Q अपॉन 2 इंटू इस क्वांटिटी को हम क्या लिख देंगे 0,
और 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म का आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से सम ऑफ p टर्म किसके इक्वल गिवन है, सम ऑफ q टर्म के। तो पहले तो क्या करोगे, सम ऑफ p टर्म का फॉर्मूला लगा दोगे, सम ऑफ n टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे इधर लगा दोगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n की जगह q लिखोगे और यहाँ n की जगह p लिखोगे। फिर क्या करोगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दोगे, इस p का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ऐसे इस q का मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये सारे टर्म इधर लेकर आ जाओ, ये सारे टर्म इधर लेकर आ जाओ। फिर इनमें से 2a कॉमन ले लो, यहाँ पर इनमें से d कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा। फिर इसमें से p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख दो p माइनस क्यू p प्लस क्यू, और फिर इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा p माइनस क्यू। अब यहाँ से और यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा 2a और p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या 0। तो ये p माइनस क्यू जब 0 में जाएगा तो ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल बच जाएगी 0 के इक्वल। और अब हमें निकालना था सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो n/2, n की जगह ये लोगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इतना टर्म हमने प्रूफ कर लिया कि ये किसके इक्वल है 0 के, तो इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, सम ऑफ फर्स्ट p q एंड r टर्म ऑफ abc r abc रेस्पेक्टिवली। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म, p टर्म का सम है a, q टर्म का सम है b और r टर्म का सम है c। इस तरह से है। तो हमें कुछ प्रूफ करके दिखाना है, तो वो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ p टर्म कितना गिवन है a। अब सम ऑफ p टर्म का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है सम ऑफ n टर्म वाला फॉर्मूला n/2, n की जगह p काम करेगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या है p, तो p माइनस 1 इंटू डी। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है a के इक्वल, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ q टर्म का फॉर्मूला क्या होगा n/2, n की जगह q काम करेगा n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये सब किसके इक्वल है b के इक्वल। और जो तीसरी क्वांटिटी है हमारे पास वो है r टर्म, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे r/2 ब्रैकेट में 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये सब कुछ किसके इक्वल है c के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो चीज़ क्या है, हमें देखो p a अपॉन p, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p और प्लस c अपॉन r p माइनस q। ये हमें इक्वल प्रूफ करना है किसके 0 के। तो देखो जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें शो करना है, हम बस उस पर ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि हमें a के नीचे क्या चाहिए, p चाहिए। तो ये वाला जो p है वो यहाँ से उठाकर कहाँ लिख दो, इसके नीचे। तो देखो इधर क्या बच जाएगा 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और a, ये p कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो a अपॉन p बन गया हमारा जो हमें चाहिए, a अपॉन p बन गया। इसी तरह से b के नीचे हमें क्या चाहिए, q चाहिए। तो क्या करो, ये q यहाँ पर लिख दो इसके नीचे लाकर, तो क्या बचेगा 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और b अपॉन ये q नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा हमें क्या चाहिए, c अपॉन r चाहिए। तो c अपॉन r के लिए क्या करोगे, ये r इसके नीचे लिख दोगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और c अपॉन r, ठीक है। हमने देखा कि हमें a अपॉन p चाहिए, b अपॉन q चाहिए, c अपॉन r, तो हमने यही किया, p यहाँ पर लिख लिया, q यहाँ लिख लिया, r नीचे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ a अपॉन p तो बन गया हमारा, लेकिन हमें उसके साथ क्या चाहिए q माइनस r।
तो हमें यहाँ पर इस वाली ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, जो हमें चाहिए a अपॉन पी के साथ हमें q माइनस आर चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय q माइनस आर बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो तो देखो कितना आ जाएगा, 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या, q माइनस आर, और इधर a अपॉन पी और q माइनस आर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन चल रही होगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन चल रही होगी, और ये जो मल्टीप्लाई कराकर इक्वेशन आएगी इसका नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमने देखा कि a अपॉन पी के साथ जो हमें प्रूफ करना है उसके साथ हमें q माइनस आर चाहिए, तो हमने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, q माइनस आर से बोथ साइड। ठीक है, इसी तरह से जो b अपॉन क्यू है उसके साथ आप देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें r माइनस पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें r माइनस पी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई किसको, q माइनस आर बोथ साइड। ठीक है, तो जब q माइनस आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और q माइनस आर से नहीं, हमें किससे कराना है, r माइनस पी से कराना है। q माइनस आर नहीं, क्या लेना है, r माइनस पी चाहिए, b बाई क्यू के साथ r माइनस पी, तो मल्टीप्लाई किससे करा दोगे, r माइनस पी, और इधर b बाई क्यू के साथ r माइनस पी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। ओके, अब हमें c अपॉन आर के साथ क्या चाहिए, हमें c अपॉन आर के साथ चाहिए c अपॉन आर के साथ p माइनस क्यू, तो c अपॉन आर के साथ हम p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू बोथ साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 1/2 2a प्लस क्या चल रहा था, r माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ p माइनस क्यू, और इधर c अपॉन आर के साथ भी क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू। ये हमारे पास आ गई सिक्स्थ इक्वेशन। अब देखो a अपॉन पी क्यू माइनस आर बन चुका, b अपॉन क्यू आर माइनस पी बन गया, c अपॉन आर p माइनस क्यू बन गया। अब इन सबको हमें क्या करना है, प्लस, देखो a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर, तो इनके बीच में प्लस ही तो हो रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन को हमें क्या कराना होगा, ऐड कराना होगा। तो ऐड इक्वेशन 4 5th एंड 6, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, ऐड इक्वेशन 4 5th एंड 6th। ठीक है, तो 1/2 जो हमारे पास इक्वेशन है उन सब इक्वेशन को यहाँ पर ऐड करा लो, 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और साथ में क्या, q माइनस आर। ठीक है, ये चीज़ हो गई, इसके साथ प्लस ये आएगा एडिशन में, प्लस 1/2 2a प्लस क्या चल रहा है, q माइनस 1 इंटू डी, q माइनस 1 इंटू डी, और साथ में r माइनस पी, प्लस 1/2 और r 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और साथ में क्या चल रहा है, p माइनस क्यू, और ये सब कुछ इक्वल चल रहा है किसके, ये सब कुछ इक्वल चल रहा है, इन तीनों को मैंने ऐड करके लिख दिया एक साइड में, फिर इन सब के इक्वल चल रहा है a बाई पी क्यू माइनस आर, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c बाय आर पी माइनस क्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाली जो साइड हैं ये एक साथ ऐड कर दी,
और ये वाली साइड इधर ऐड कर दी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास। अब ये जो चीज़ है ये हमें जीरो के इक्वल प्रूफ करनी है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इन सबको सॉल्व करके क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो हाँ, इन सबको सॉल्व करके जीरो ही आएगा। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, यहाँ पर जो है प्लस का क्यू है ना, तो यहाँ पर 2AQ आया होगा। जब इस क्यू का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, प्लस का 2AQ, और कहीं ना कहीं माइनस का 2AQ भी आया होगा। देखो ये माइनस क्यू जब यहाँ मल्टीप्लाई कराया गया होगा इस 2A में, तो माइनस का 2AQ आया होगा। इसी तरह से इस R का मल्टीप्लाई जब इस 2A में कराया गया होगा तो माइनस का 2AR आया होगा। इसी तरह से कहीं प्लस का भी आया होगा, तो ये वाला R और ये 2A मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 2AR, तो ये प्लस का 2AR और ये माइनस का 2AR कैंसिल हुआ होगा। ये प्लस का 2AQ और ये माइनस का 2AQ कैंसिल हुआ होगा। इसी तरह से ये प्लस का 2AP और यहाँ पर माइनस का 2AP आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कराओगे तो आप देखोगे कि ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये तो मैंने ए वाला टर्म समझा दिया। इसी तरह से आप जब बाकी सब भी मल्टीप्लाई करा कर देखोगे, जैसे यहाँ पर PQ कैसा आएगा, प्लस का, है ना, और यहाँ पर जो PQ आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का। ऐसे ही आप डिफरेंट करा कर देखोगे, जैसे यहाँ प्लस का PR आएगा, है ना, और कहीं पर आप देखोगे तो माइनस का PR आएगा। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ कैंसिल जब हो जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो, और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा होगा, A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, जीरो के, ठीक है ना। तो ये आप सब मल्टीप्लाई कराकर कैंसिल आउट करके दिखा सकते हो। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म, सम ऑफ m टर्म का रेशियो सम ऑफ n टर्म से हमें गिवन है कितना, m²/n², ठीक है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म, हमें ये शो करना है रेशियो ऑफ mth टर्म का रेशियो nth टर्म से कितना होगा, 2m-1/2m 2n-1, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। सम ऑफ m टर्म क्या होता है, सम ऑफ m टर्म होगा n/2 2a प्लस m-1 × d, है ना। ये जो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है उसमें n की जगह m लिख देंगे यहाँ पर, और नीचे सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो, n/2 2a प्लस n-1 × d, ये आ जाएगा, ओके। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, m²/n² के इक्वल। नाउ 2 से 2 कैंसिल, और क्या बच जाएगा, m, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 2a प्लस m-1 × d अपॉन 2a प्लस n-1 × d, और ये सब किसके इक्वल बचेगा, m/n के, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर जो mth टर्म जो बनाना है वो mth टर्म एक्चुअल में क्या होता होगा, a प्लस m-1 × d को आप mth टर्म कहते हो, और nth टर्म किसको कहते हो आप, a प्लस n-1 × d को। अब एक्चुअल में मुझे क्या करना है, इस चीज़ को ऐसा बनाना है, और जब ऐसा बनाना हो तो मुझे a के साथ 2 नहीं चाहिए, और यहाँ पर 2 आ रहा है, और मुझे a अकेला चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, a के साथ से 2 हटाने के लिए इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करा दूंगा, 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। तो देखो क्या होगा इससे, जब यहाँ 2 से डिवाइड कराओगे तो क्या बचेगा, a प्लस m-1/2 और d, और नीचे यहाँ भी 2 से डिवाइड कराया होगा तो 2 से 2 कट गया होगा, तो यहाँ क्या बचा होगा, a और n-1/2 × d, और इधर क्या चल रहा है, m/n, ठीक है। ये स्टेप समझ आ गया कैसे किया। फिर से यहाँ पर हमें a चाहिए सिर्फ,
तो सिर्फ a यहाँ पर लाने के लिए यहाँ पर अपॉन 2 लिखा होगा और यहाँ पर भी अपॉन 2। वो 2 सेपरेट करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जो 2 लिखा होगा आपने उसको सेपरेट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a आ जाएगा इस तरह से। अब हमने देखा a तो बन गया, ऐसी चीज़ तो मेरे पास आ गई, बट m-1/2 की जगह मुझे क्या चाहिए, m-1 चाहिए। तो हमने सोचा कि m की जगह क्या रख दिया जाए सच दैट कि m-1 बचे। तो हमने यहाँ पर अपनी तरफ से पुट किया, पुट m की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2m-1 और n की जगह क्या पुट कर रहे हैं 2n-1। ठीक है, यहाँ पर तो देखो पुट करके देखो तो a प्लस m की जगह क्या 2m-1, m की जगह लिखा हमने ये 2m-1 और माइनस में क्या चल रहा है 1 और अपॉन में क्या चल रहा है 2। इसी तरह से यहाँ पर a प्लस जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं 2n-1। तो इस n की जगह लिख दो 2n-1 -1/2। ठीक है ना, और इसके साथ भी d चल रहा है और इसके साथ भी d चल रहा है। ठीक है, और इधर भी m की जगह क्या लिखा जाएगा 2m-1 और नीचे 2n-1। देखो क्या किया हमने, यहाँ पर m-1/2 की जगह हम चाहते थे क्या आ जाए m-1 आ जाए। तो हमने अपनी तरफ से m की जगह क्या पुट कर दिया 2m-1 और जहाँ n लिखा था वहाँ पर क्या लिख दिया 2n-1। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो a प्लस 2m-2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2m-2 और अपॉन में क्या 2 और इनटू में d और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा a प्लस यहाँ पर 2n-2 हो जाएगा और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा 2 और इनटू में d और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 2m-1 अपॉन 2n-1। अब देखो इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा जब कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a प्लस जब यहाँ से 2 कॉमन लेकर कट जाएगा तो m-1 बचा होगा इंटू d और इधर इसी तरह से यहाँ से 2 कॉमन लेकर काट दोगे तो क्या बचेगा a प्लस n-1 इंटू d और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है 2m-1 अपॉन 2n-1 और a प्लस m-1 इंटू d को हम क्या कहते हैं tm mth टर्म और a प्लस n-1 इंटू d को हम क्या कहते हैं nth टर्म। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करोगे ये, फिर इसके बाद कौन सा करोगे ये, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर से सुनो कैसे करना है, सम ऑफ m टर्म लिख लिया, सम ऑफ n टर्म लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल, ये बच गया। अब हमने सोचा इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस m-1 इंटू d में, उसी को तो हम mth टर्म कह पाएंगे। तो हमने पहले तो यहाँ से ये 2 हटाया, तो जब यहाँ से 2 हटा दोगे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, इनके नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने सोचा कि हमें a तो मिल गया लेकिन m-1/2 की जगह हमें क्या चाहिए m-1 चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने रख कर देख लिया कि m-1/2 को किसके इक्वल m-1 के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया और -2 का मल्टीप्लाई करा दिया और इधर क्या चल रहा है m-1। अब ये 1 उतर जाएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा, तो 2m -2 प्लस 1 -1। इसका मतलब m की जगह क्या रखा जाना चाहिए 2m-1। ठीक है ना, यहाँ पर जब मैंने लिखा था ना कि पुट m इक्वल्स टू 2m-1 तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2m-1 रखना है, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। इस चीज की जगह आप क्या चाहते हो ये आ जाए तो इसको इक्वल रखकर देख लो इसके, तो m-1/2 को m-1 के इक्वल रखोगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, है ना, और क्या होगा ये 1 उधर चला जाएगा प्लस में, तो m किसके इक्वल आ जाएगा 2m-1 के। तो इसका मतलब ये है कि m की जगह 2m-1 पुट किया जाना चाहिए। इसी तरह से n-1/2 की जगह हम क्या चाहते थे क्या आ जाए n-1, तो हमने क्या किया n-1/2 को n-1 के इक्वल पुट कर लिया। सिमिलरली जैसे यह किया था तो यहाँ पर 2n-2 आ जाएगा और ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n की जगह हमें क्या पुट करना चाहिए 2n-1।
तो हमने n की जगह 2n-1 और m की जगह 2m-1 पुट कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर m की जगह 2m-1 रख दोगे और n की जगह 2n-1 रख दोगे तो ये -1 और -1 -2 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इनमें से 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा। और जब हमने इधर रखा है, यहाँ पर रखा है m की जगह और n की जगह वैल्यू रखी है, तो इधर भी रखोगे तो यहाँ पर भी m और n की जगह 2m-1 अपॉन 2n-1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो हम कहेंगे ये जो टर्म आया है इसको कहते हैं mth टर्म, इसको जो आया है इसको कहते हैं nth टर्म, और ये किसके इक्वल प्रूफ हो गया 2m-1 अपॉन 2n-1 के। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिखा देता हूँ, देखो कैसे करोगे। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज दिस, सम ऑफ n टर्म गिवन है 3n² प्लस 5n, ठीक है, एंड mth टर्म इज 164, mth टर्म 164 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया तो देखो कैसे करोगे। तो सम ऑफ n टर्म, n की वैल्यू 1 पुट कर लो, क्या आएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, तो सॉल्व करो 3 + 5, आंसर कितना आ जाएगा 8। इसी तरह से S2 निकाल लो, n की वैल्यू 2 पुट कर लो, तो 4 × 3 12 प्लस 10 कितना आ जाएगा ये 22, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब जो हमारा T1 है वो तो S1 के इक्वल होता है, आपने पहले भी पढ़ा ये, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, और जो सेकंड टर्म होगा AP का वो किसके इक्वल होगा S2 - S1 के, है ना। तो S2 - S1 करा लो, 22 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है 8, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक AP बन जाएगी, पहला टर्म 8, दूसरा टर्म 14, इस तरह से चल रहा होगा। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 8 और D की वैल्यू 14 माइनस 8 कितना 6 बन जाएगा, ठीक है ना। ये A पता चल गया, D की वैल्यू पता चल गई। अब mth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, Tmth टर्म हमें दिखे बनता 164, तो Tm को हम क्या लिख सकते हैं A + m-1 × D, और ये किसके इक्वल चल रहा है 164 के, ठीक है ना। तो A की वैल्यू कितनी है D, और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 6, तो m-1 × 6, ये तो ऐसे ही रहने दो, ये 8 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो 8 जब इधर ले जाकर माइनस करा दोगे तो कितना बचेगा 156 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात आ रही है समझ में, ओके। तो इसके बाद 6 से डिवाइड करा दो, 6 से डिवाइड कराओ, m-1 6 से जब डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 6 × 2 = 12 एंड 6 × 6 = 36, और ये 1 उधर ले जाकर प्लस कर दो, तो m का आंसर कितना आ जाएगा 27। सम ऑफ n टर्म गिवन है, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है, 1 पुट करोगे तो S1 आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो S2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है S1 के इक्वल, फिर हमें सेकंड टर्म पता चल जाएगा, सेकंड टर्म किसके इक्वल होता है S2 - S1 के इक्वल, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया 88, दूसरा टर्म आ गया 14, इस तरह से एक AP चल रही होगी। तो फर्स्ट टर्म 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल दो 14 - 8 करके, ये आ जाएगा 6। एक काम हो गया, A पता चल गया, D पता चल गया। अब उसने कहा इस AP का mth टर्म 164 है, तो mth टर्म होता क्या है A + m-1 × D। अब A की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू रख दी, और सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी। यही आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ m, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिखा देता हूँ। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो कोई 5 नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर लो। पहला मैंने मान लिया A1, दूसरा मान लिया A2, तीसरा A3, चौथा A4
और पांचवा A5। ये 5 नंबर मैंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, इसमें इंसर्ट करा दिए। ठीक है, यहाँ तक 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करा दिए ये। अब देखो इसमें से ये मेरा ए क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म है T1, जो T1 मेरा कितना है 8। इसके बाद ये T2, T3, T4, T5, T6 और ये कितना है T7। कौन सा टर्म है ये, T7। समझ आ गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये कौन सा टर्म है T7। तो इस तरह से मैं देखूं तो मेरे पास ए की वैल्यू है कितनी 8, ठीक है ना, और सेवेंथ टर्म भी मुझे पता है कितना 26। ठीक है, सेवेंथ टर्म को हम कहते हैं क्या है A+6D, है ना। सेवेंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A+6D, और A मुझे पता है क्वेश्चन में पहले से 8। तो 8 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो 26 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा 18, और 6 से इसको डिवाइड करा दो तो D का आंसर कितना आ जाएगा 3। ये हमारे पास D का आंसर आ गया। ओके, अब हमें A पता है, D पता है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेकंड से, है ना, सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो इनको निकालना अब बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले सेकंड टर्म निकाल लो। सेकंड टर्म किसके इक्वल होता है A+D के। अब A तुम्हें पता है पहले से 8 और D की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर कितना आएगा 11। ये हमारे पास आ गया A1 की वैल्यू। इसी तरह से जो A2 है हमारा, वो कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को क्या लिखोगे A+2D। तो A कितना है 8 + 2 × D, ठीक है ना। तो 8 + 6 ये कितना आ जाएगा 14, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद A3 की अगर हम बात करें तो A3 कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है A+3D। तो A कितना 8 + 3 × D, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 9 और 8, ठीक है ना, ये आ जाएगा 17। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म A4, ये T5 के इक्वल है ना, और T5 होता क्या है A+4D। तो A की वैल्यू 8 और 4 × D की वैल्यू 3, ठीक है ना। तो 12 और 8 ये कितना आ जाएगा 20। इसी तरह से एक और टर्म निकाल लो A5, ये किसके इक्वल है, सिक्स टर्म के इक्वल। तो A+5 × D, A8 और 5 × D की वैल्यू 3, ठीक है ना, ये आ जाएगा 23। तो इस तरह से आप ये सारे टर्म निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है ना। तो फिर से उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करा दो। तो मैंने इंसर्ट करा दिया A1, A2, A3, A4, A5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th नंबर पर 26 आया, तो इसको 7th टर्म कह दिया, और ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 8। 7 टर्म को A+6D लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू 8 डालकर वहाँ से D की वैल्यू आ गई। अब A पता है, D पता है, तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सारे टर्म निकाल सकते हैं। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, 8 में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करा दो, 8 और 3 11। अब 11 में 3 ऐड कराओगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 14, है ना। फिर 14 में 3 ऐड करा दो 17, 17 में 3 ऐड करा दो 20, 20 में 3 ऐड कराओगे तो 23, और 23 में 3 ऐड कराओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे 26 पर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, a की पावर n + b की पावर n अपॉन a की पावर n-1 + b पावर n-1। ये जो टर्म है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो दो नंबर है हमारे पास a और b, उसके अर्थमेटिक मीन के। अभी अर्थमेटिक मीन क्या होगा इसका, तो आंसर है हमारे पास दो नंबर हैं और इनका अगर हमें मीन निकालना है तो जितने नंबर हैं उनको ऐड करो और उन नंबर्स को ऐड करके और जितने वो हैं उतने नंबर से क्या कर दो डिवाइड। तो मीन निकालना तो आप बेसिक छोटी क्लासों में सीख कर आए होंगे कि अगर हमें कभी भी मीन निकालना हो तो क्या करते हैं, उन सारे नंबर को ऊपर ऐड कर देते हैं और जितने नंबर वो होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ए और बी को ऐड करा दिया और कितने नंबर हैं 1, 2, तो 2 से डिवाइड करा दिया। सो दिस इज एवरेज और मीन। ओके, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन के, यानी कि इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ a की पावर n + b की पावर n
अपॉन ए की पावर n माइनस वन प्लस बी पावर n माइनस वन। तो ये जो टर्म है हमारा इसके इक्वल गिवन है हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल आसान है। तो देखो कैसे करोगे, इस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा प्लस b की पावर n, है ना। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा इक्वल्स टू, और a प्लस बी के साथ इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n इक्वल्स टू, ठीक है। इधर 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, अब इधर a का मल्टीप्लाई करा दो। तो पहले a का मल्टीप्लाई होगा इसमें, ओके, प्लस फिर a का मल्टीप्लाई होगा इसमें, a b की पावर n माइनस वन प्लस, ठीक है। a का हो चुका इससे भी और इससे भी, ये दोनों हो गए। इसके बाद अब b का मल्टीप्लाई कराओगे इससे, तो b a की पावर n माइनस वन, और फिर b का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे b की पावर n माइनस वन, ओके। इस तरह से हो जाएगा। नाउ फिर से हमें जो ये टर्म गिवन है वो अर्थमेटिक मीन है किसका, a और b का। तो ये अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b क्या होगा, a प्लस बी बाय टू, ओके। नाउ हमें इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, 2 का इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2an और 2bn आ जाएगा। इधर a का मल्टीप्लाई करा दिया पहले इन दोनों से, फिर b का मल्टीप्लाई करा दिया इन दोनों से, तो ये आ गया। अब आप क्या करो, इसको आगे सॉल्व कर लो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर n माइनस वन है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होंगी तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a की पावर n, ठीक है ना, प्लस a b की पावर n माइनस वन प्लस b a की पावर n माइनस वन प्लस, अब यहाँ पर भी सेम यही काम आपको करना है, क्या कि यहाँ b की पावर 1 है और यहाँ b की पावर n माइनस वन है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, और ऐड होंगी तो 1 से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, b की पावर n, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। ये वाला स्टेप बिल्कुल आसान है, फिर से समझा देता हूँ। a की पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ ये है, तो बेस सेम है ना, तो पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होंगी तो 1 से माइनस वन कैंसिल होगा, ये बचेगा। सेम यही काम वहाँ भी होगा, है ना। अब क्या करोगे, देखो इधर 2an है, 2 इंटू ए की पावर n है, और यहाँ 1 a की पावर n है, तो a की पावर n इसमें से लाकर माइनस कर दो तो कितने a की पावर n बचेंगे, 1 a की पावर n बचेगा। 2 a की पावर n में से एक a की पावर n माइनस हो जाएगा, तो एक a की पावर n बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 b की पावर n है और यहाँ पर b की पावर n है, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बच जाएगा, b की पावर n। 2 b की पावर n में से एक b की पावर n माइनस हुआ हुआ, तो b की पावर n बच जाएगा। और इक्वल्स टू में अभी हमारे पास क्या चल रहा है, a b की पावर n माइनस वन प्लस b a की पावर n माइनस वन, इस तरह से चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे टर्म उठाकर इधर लेकर आ जाओ, तो a की पावर n के साथ, है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले टर्म को लेकर आएंगे यहाँ पर, है ना, तो माइनस b a की पावर n माइनस वन, ये तो ऐसे ही लिखा और ये वाला टर्म उठाकर यहाँ लिख लिया, प्लस b की पावर n ऐसे ही लिखा और ये टर्म इधर लेकर आओ, माइनस a b की पावर n माइनस वन, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद कैसे करोगे, देखो इसके बाद और भी आसान है, कैसे किया, देखो फिर से समझ लो ये वाला स्टेप कैसे किया। a की पावर n है, ये तो ऐसे ही लिखा, ये वाला टर्म इधर लेकर आ गया, जो a की पावर वाले टर्म है वो एक साथ रख लिए, b की पावर n ऐसे ही लिखा और ये टर्म भी इधर लेकर आ गए तो माइनस में आ गया, तो b की पावर वाले टर्म एक साथ रख लिए, a की पावर वाले टर्म एक साथ रख लिए। अब इन दोनों टर्म में से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो a की पावर n है ना, इसको डिवाइड करा रहा हूँ और मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किससे, a से, ठीक है ना। ये ऐसे ही लिखा रहना है तो बाकी सब कुछ। इसी तरह से यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और डिवाइड भी करा रहा हूँ, b की पावर n ऐसे लिखा, b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ,
और a b की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 0, ये ऐसी रहने दिया। क्या किया हमने, a की पावर n के साथ a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लिया और यहाँ पर भी b की पावर n के साथ b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि देखो यहाँ पर a की पावर अभी कितनी है, 1 है ना, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या बना देगा इसको, n माइनस वन, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो a n माइनस वन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये 1 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। और माइनस में क्या होगा, b a की पावर n माइनस वन प्लस यहाँ पर भी देखो b की पावर अभी कितनी है, 1। अब ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस वन। तो b की पावर n माइनस वन माइनस a b की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू में क्या, 0। तो हमने ये a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कराया था, क्योंकि हमने जैसे ही हमने a से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो ये ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पर भी देखो a की पावर n माइनस वन है और यहाँ पर पहले से चल रहा था a की पावर n माइनस वन। अब ये दोनों में से क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, इसलिए हमने a की पावर से a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया। सिमिलरली यहाँ पर भी b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराने से क्या फ़ायदा हुआ था कि ये 1 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर n माइनस वन बन जाएगा। अब पीछे n माइनस वन पहले से चल रहा था, तो अब ये इन दोनों में से क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो a की पावर n माइनस वन कॉमन, तो क्या बचेगा, a की पावर n माइनस वन दोनों में से कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, a बच जाएगा और b, है ना। यहाँ से भी चला गया और यहाँ से भी, तो क्या बच गया, a माइनस बी प्लस यहाँ से अब इन दोनों में से b की पावर n माइनस वन कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर b बचेगा और यहाँ पर a इक्वल्स टू में क्या, 0, ठीक है ना। यहाँ से b की पावर n माइनस वन कॉमन आ गया, यहाँ पर a की पावर n माइनस वन कॉमन आ गया, यहाँ a माइनस बी बच गया और यहाँ पर b माइनस a बच गया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी आ रहा है और यहाँ पर b माइनस a आ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों सेम टर्म बन जाएं, सेम ब्रैकेट बन जाएं। तो सेम ब्रैकेट बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब माइनस का साइन कॉमन लोगे तो देखो क्या बनेगा, a की पावर n माइनस वन a माइनस बी प्लस b की पावर n माइनस वन, और यहाँ पर अगर मैं a माइनस बी लिख दूँ, अगर b माइनस ए की जगह a माइनस बी लिख दूँ तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 0। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन और इक्वल्स टू में क्या, 0, ठीक है ना। यहाँ इन दोनों में से a माइनस बी कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन। a माइनस बी कहाँ चला गया, 0 में, तो क्या बच गया, a की पावर n माइनस वन और माइनस बी की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो a की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू बी की पावर n माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। या हम इसको डिवाइड में लेकर आ सकते हैं, तो a अपॉन बी की होल पावर क्या हो जाएगी, n माइनस वन, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास, है ना। फिर से b यहाँ पर लेकर आओगे ना, तो a की पावर n माइनस वन तो पहले से चल रही है, b की पावर n माइनस वन और आएगी, उसे होल का लिख दो। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो a अपॉन बी की पावर n माइनस वन, ऐसे ही ठीक है। 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a अपॉन बी की पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ ऐसा लिखने से कि अब हमारा जो बेस है वो सेम हो गया और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी कैसी रही होंगी, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, n माइनस वन किसके इक्वल रहा होगा, 0 के, ऑन कंपैरिजन। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा ये n की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो फिर से ये जो टर्म है ये अर्थमेटिक मीन है a और b का, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। ओके, नाउ 2 का मल्टीप्लाई करा दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर पहले a से होगा इन दोनों का, फिर b से होगा, तो ये टर्म बन जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस वन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो a की पावर n बचेगा। यहाँ 1 है, यहाँ माइनस वन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, b की पावर n बचेगा। ओके, अब इसके बाद a की पावर n इसमें से लाकर माइनस करोगे तो a की पावर n आ जाएगा, और b की पावर n इसमें से लाकर माइनस करोगे तो सिर्फ b की पावर n बचेगा। अब ये वाला टर्म उठाकर इसके साथ लिख लो और ये वाला टर्म इसके साथ लिख लो, ये ऐसा आ जाएगा। इक्वल टू क्या बचा, 0।
अब इनमें से a की पावर n-1 कॉमन लाने के लिए a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ पर भी b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, जिससे कि b की पावर n-1 कॉमन आने लगे। तो वो कैसे आएगा, ये 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ n-1 बन जाएगा, यहाँ पर ये 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी n-1 बन जाएगा। अब इन दोनों में से a की पावर n-1 कॉमन आ सकता है, यहाँ पर से b की पावर n-1 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ a - b बचेगा, यहाँ b - a बचेगा। अब इन दोनों ब्रैकेट को एक जैसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, यहाँ माइनस लिख लिया, ये ठीक है। अब a - b कॉमन आ गया, ये दोनों टर्म यहाँ पर लिखे हैं, a - b 0 में चला गया तो दिस इक्वल्स टू 0 बचगा। अब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और 1 को हम लिख सकते हैं a/b की पावर 0, और पावर कंपेयर कराओगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। इस तरह से हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो कैसे करना है, यहाँ से चेक कर लो। ये हमारे पास है 1 और 31, ये दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर के बीच में हमें क्या करना है, m टर्म इंसर्ट कराने हैं, ठीक है। तो m टर्म हमने इंसर्ट करा दिए, a1 a2 a3 a6 a7, ऐसे चलता जा रहा होगा कहाँ तक, m तक। तो इसमें ये हमारे m टर्म है, ये m+1 टर्म है, तो ये कौन सा टर्म होगा, m+2 टर्म। तो हमें सबसे पहले हमें क्या पता है, tm+2 कितना 31, ठीक है। तो m+2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस m+2 - 1 इंटू d, ठीक है ना, और इक्वल्स टू में चल रहा है 31। अब 2 में से 1 माइनस करके 1 लिख दो, और a की वैल्यू हमें पहले से पता है 1 उधर ले जाकर माइनस कर दो, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 30/m+1, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब इसके बाद हमें a पता है, d पता है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो a7 है और जो m-1 टर्म है वो किसके इक्वल है, 5:9 के इक्वल गिवन है। तो जो a7 है, जो इस वाले सीक्वेंस का जो 7th नंबर होगा वो इस वाले टोटल सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा, 8th टर्म। जो इस वाले सीक्वेंस का m-1 टर्म होगा वो इस वाले सीक्वेंस में एक ज़्यादा रहा होगा, तो वो कौन सा टर्म आ रहा होगा, mth टर्म। तो यानी कि हमें t8 और tm का रेशियो 5:9 गिवन है। तो t8 को आप क्या लिख सकते हो, a+7d, tm को आप क्या लिख सकते हो, a+m-1 इंटू d, और साथ में क्या चल रहा है 5/9, ठीक है। अब 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना आ जाएगा 9a, और 9 इंटू 7 करा दो, कितना 63d, और इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5a, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। 5a 9a में से माइनस करा दो, कितना आ जाएगा 4a, और प्लस में क्या चल रहा है 63d, ठीक है। और यहाँ पर 5d का मल्टीप्लाई m में कराओगे तो कितना आ जाएगा 5md, और 5d का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो माइनस का 5d आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4a तो ऐसे ही लिख लो, 5d इधर लाकर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 68d, और साथ में क्या चल रहा है 5md, इस तरह से चल रहा है। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या क्या है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और d की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है 30/m+1, ठीक है। यहाँ पर भी d की वैल्यू 30/m+1। ओके, अब देखो 30 इंटू m, ये 3 इंटू 5, ये 15 बन जाएगा, या मैं कहूँ 150m/m+1 आ जाएगा। और इधर यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, m+1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 4m+4 आ जाएगा, और इधर हमारे पास चल रहा होगा 68 इंटू 30, ठीक है। होल के नीचे इधर m+1 आ गया, m+1 से m+1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आएगा हमारे पास 150 में से 4m तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 146m, ठीक है ना। और दूसरा 68 इंटू 30 करा लो, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या ऐड कर दो 4, और 146 को डिवाइड में लेकर आ जाओ, ये यहाँ पर। तो इस तरह से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। A man starts repaying a loan as first installment of ₹100। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया, ₹100। या आप सीक्वेंस बनाना चाहोगे तो इस तरह से बनेगा, पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 100। इफ़ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ,
तो 100 के बाद जो नेक्स्ट था उसमें उसने 5 रुपीज़ बढ़ा दिए, इसके बाद नेक्स्ट 110, इस तरह से वो उसने पे करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, व्हाट अमाउंट, कितना अमाउंट वो पे करना होगा उसे जब 30 नंबर की इंस्टॉलमेंट आएगी तब। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है इसका कितना है 100, और डी भी हम निकाल सकते हैं। डी हमें पता है क्वेश्चन में कितना होगा 105 माइनस 100, या जो कॉमन डिफरेंस था वो हर बार कितना इंक्रीज करता जा रहा था, 5 रुपीज़ को इंक्रीज करता जा रहा था इंस्टॉलमेंट में। तो ए पता है, डी पता है, तो 30th नंबर पर कौन सा अमाउंट आ रहा होगा वो आप देख लो। T30 आपको निकालना है, तो T30 क्या होगा A प्लस 29D, इस तरह से। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, और 29 ऐसे ही ठीक है, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। ओके, ये 30th टर्म रहा होगा। तो 100 तो ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए 145 में 100 ऐड करा दीजिए, कितना आएगा ₹245। तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी उसमें उसे कितने रुपीस देने होंगे, उसको देने होंगे ₹245। क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि किसी को क्या करना है, पहला कोई लोन रीपे करना है, तो जो पहला उसने जो इंस्टॉलमेंट दिया वो कितना दिया ₹100, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो दिया उसने वो इंक्रीज करता गया, ₹55 क्या किया इंक्रीज करता गया। तो जो नेक्स्ट आया वो कितना आया 105 दिया, फिर नेक्स्ट 110। तो हमें ए पता है क्वेश्चन में, पहला इंस्टॉलमेंट 100 है, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है डी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है 5 है, ठीक है ना, और 30th इंस्टॉलमेंट उसने पूछी है कितनी रही होगी, तो T30 इक्वल होगा A प्लस 29D के। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करोगे आंसर सामने आ जाएगा। तो ये एक बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, दो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो गिवन है कितना 5 डिग्री। तो पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन जो कि इस तरह से क्लोज होते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे इस तरह से। जैसे ट्रायंगल हमारे पास एक बेसिक वाला पॉलीगन है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉलीगन ये होता है ट्रायंगल, है ना। तो इसी तरह से ये जैसा कि हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल है ना, ये सब क्या है पॉलीगन। तो यहाँ पर ट्रायंगल की 3 साइड हैं, स्क्वायर के पास 4 साइड हैं, या रेक्टेंगल के पास 4 साइड हैं। तो इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, है ना, इनके ये जो इंटीरियर एंगल हैं, इन इंटीरियर एंगल को निकालने का, इनके इंटीरियर एंगल का सम को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है प्यारे बच्चों। क्या फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है सम, इनका निकालने का फॉर्मूला होता है 180 × n-2, ऐसा फॉर्मूला हुआ करता है। तो इससे ना आप किसी भी पॉलीगन के अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर बात करूं ट्रायंगल की, ट्रायंगल के पास कितनी साइड होती हैं 1 2 3 साइड होती हैं। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 3 रख दें तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 180। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, है ना। इसी तरह से मान लो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर के पास कितनी साइड होती हैं, स्क्वायर के पास 4 साइड होती हैं 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पर 4 पुट कर दें हम, n की वैल्यू 4, तो ये कितना आएगा 4 - 2 2, और 2 × 180 कितना 360, है ना। इसी तरह से आप पेंटागन, हेक्सागन, आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी भी पॉलीगन का निकाल सकते हो, केवल आपको क्या पता हो, नंबर ऑफ साइड पता होनी चाहिए, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 180 × n-2, है ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। तो किसी पॉलीगन की बात हो रही है जिसका सबसे पहला, सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। और जो कॉमन डिफरेंस है, हर बार डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है 5 डिग्री का, है ना। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें सम पता है
कि जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे उनका अगर सम करा दिया जाए, तो अगर n साइड वाला कोई भी पॉलीगन है तो उसका सम होगा 180 इंटू n माइनस 2, ये होगा, है ना। तो इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। वी नो दैट कि सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ करता है ना। बट सम तो हमें पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 इंटू n माइनस 2, और यहाँ पर ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, क्या है, नंबर ऑफ साइड। ये ध्यान रखना यहाँ पर नंबर ऑफ साइड पुट की जाती है n की जगह, तो n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड है ना। और n फिर से नंबर ऑफ साइड n बाई 2 और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 5, ठीक है ना। इस तरह से ये बना है। तो अगर अब मैं इस टर्म को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी, है ना। और n यहाँ पर है क्या, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, और यही हमें निकालनी है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल आसान है इसको करना। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद वहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो फिर से हमारे पास कोई एक पॉलीगन है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा पॉलीगन रहा होगा, मैं एक ऐसे ही रैंडम एक बना रहा हूँ पॉलीगन, ये इस तरह से कोई पॉलीगन रहा होगा, ऐसा मैंने कुछ माना। कोई एक एंगल है जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो उसने बोला है 120 डिग्री का है, और हर बार जो इंटीरियर एंगल का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 डिग्री आ रहा है ना। तो यानी अगर ये 120 है तो अगला वाला 125 है, अगला वाला जो भी है 130 है, इस तरह से कुछ रहा होगा वो जो भी है ना। तो A पता है, D पता है, और मुझे पता है कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का अगर सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 180 इंटू n माइनस 2। तो वो मैंने सम की जगह लिख लिया, और अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने पर क्या बनेगा, 180 का यहाँ मल्टीप्लाई करा लो, 180 n माइनस 360, है ना, 180 इंटू 2, और इधर n अपॉन 2 ऐसे ही, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 240 प्लस 5n माइनस 5, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लो इन दोनों से, तो ये कितना आएगा 360n माइनस 720, है ना। 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इधर n ऐसे ही, ठीक है। और 240 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 235 प्लस 5n, है ना। 240 में से 5 माइनस होगा, कितना आ गया 235 प्लस 5n। इधर 360n माइनस 720 ऐसे ही, ठीक है। n का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब 5n स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो, 235 में से 360n लाकर इधर माइनस करा दो, तो 235 में से 360n माइनस हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ 235n माइनस 360n, और ये 720 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और इक्वल्स टू क्या 0। फिर से क्या किया गया, देखो सबसे पहले तो इस 180 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया गया, n बाई 2 ऐसे ही लिखा, 2 इंटू 120 240, यहाँ 5n और माइनस 5, ओके। फिर इसके बाद ये वाला जो 2 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, और 240 में से 5 माइनस कर दिया 235, फिर n का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करेंगे हम, 5n स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, 235n भी ऐसे ही रखेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचेगा 5n स्क्वायर, और 360n में से 235 ये माइनस करा दो, तो ये आपके पास बच जाएगा माइनस का 125n, और प्लस में क्या चल रहा है 720, इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है ना। इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपके सामने प्यारे बच्चों बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर आप चाहो तो इसमें से एक 5 कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा n स्क्वायर, और n स्क्वायर के बाद माइनस यहाँ 5 से डिवाइड करा दो, कितना आ जाएगा 25n, और प्लस यहाँ पर 144 इक्वल्स टू कितना 0, इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो देखो कितना बनेगा n स्क्वायर माइनस, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कराओ, कितना बनेगा ये 16n माइनस 9n,
प्लस 144 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, n कॉमन ले लो तो n माइनस 16 आ जाएगा, माइनस इनमें से 9 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू क्या 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस 16, n माइनस 16 यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा n माइनस 9 इक्वल टू क्या 0। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हुई, ये वाली इक्वेशन है ना। इसमें से हमने 5 कॉमन लेकर 0 में भेज दिया था, ये टर्म बचा था। इसका हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लिया, दो फैक्टर आ गए n माइनस 16 और n माइनस 9। तो n माइनस 16 को 0 के इक्वल रख लो तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और एक बार n माइनस 9 इक्वल टू 0 रख लो तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब हमारे पास n के दो आंसर आ रहे हैं, एक n इक्वल टू 16 आ रहा है और एक n इक्वल टू 9 आ रहा है। तो अब इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है ना, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे कि ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पर जो nth टर्म है हमारा, कोई भी एंगल हम निकाल कर देख लो, जैसे tn हम निकाल कर देख लें। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a हमारे पास कितना है 120 प्लस n 16 माइनस 1, 16th टर्म हम एक्चुअल में निकाल कर देख रहे हैं, और d की वैल्यू कितनी है 5 है ना। तो 120 प्लस 16 माइनस 1 कराओगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 इंटू 5 करा लो तो ये कितना आ जाएगा 75 है ना। और इसको अगर आप ऐड कराओगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास 195। अब हमारे पास जो 16th नंबर का जो एंगल है वो ये कितना दिखा रहा है 195 दिखा रहा है, अगर मैं 16th टर्म निकालता हूँ तो, है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, अब कोई भी जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता पॉलीगन बनाने के लिए। पॉलीगन तो आप जानते हो, पॉलीगन वैसे बनेगा तो इस तरह का बनेगा, जैसे ये एक पॉलीगन है ना, ये ट्राइंगल क्या है एक पॉलीगन है। तो अगर यहाँ पर ये वाले जो इंटीरियर एंगल है, कोई भी एंगल, जैसे इसमें 16th नंबर का जो एंगल है वो 195 आ रहा है, तो अगर कोई भी एंगल 195 होगा यानी 180 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा, तो देखो ये वाले एंगल आप जानते हो ना एक्यूट एंगल है, या मैं कहूँ राइट एंगल भी हो सकता है ना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, कुछ इस तरह से हो गया लाइक दिस, जैसे पेंटागन हमने बनाया इस तरह से, या हेक्सागन बनाया, तो यहाँ पर जितने भी एंगल होंगे ना वो 180 डिग्री से लेस होंगे, तभी तो ये घूमेगा इस तरह से। जैसे ये वाली साइड है, इसके बाद नेक्स्ट जो साइड आएगी इस तरह से, तो वो जो एंगल होगा यहाँ पर वो 180 डिग्री से लेस होगा, है ना। अगर ये 195 बनाऊंगा तो ये इस तरह से बन रही होगी ये वाली साइड, जब आप नेक्स्ट साइड बनाने चलोगे तो ये कुछ इस तरह से बन रही होगी ये, और ये पॉलीगन आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, क्लोज नहीं रहेगा। तो ये पॉलीगन ही नहीं रहेगा, है ना। पॉलीगन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी एंगल हैं वो या तो 180 डिग्री से लेस होने चाहिए, है ना। 180 डिग्री से लेस होगा तभी ये ज्वाइन हो पाएगा इससे, और अगर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये पॉलीगन खुल जाएगा, क्लोज नहीं रहेगा, तो ये पॉलीगन नहीं रहेगा, है ना। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि n इक्वल्स टू 16, जो यानी कि हमारा जो एंगल 16th नंबर का जो एंगल आ रहा है वो 195 आ रहा है, और ये पॉलीगन के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉलीगन के लिए पॉसिबल नहीं है तो n इक्वल्स टू 16 वाली वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको नहीं लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, n इक्वल्स टू 9 को लेकर चलेंगे। इसको आप चेक भी कर सकते हो, 9th वाला अगर एंगल निकालें तो 120 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी ऐसा आएगा। तो 120 प्लस, अब यहाँ पर 8 इंटू 5 तो ये कितना आ जाएगा 40, और ये एंगल कितना आएगा 160, जो कि लेस है किससे 180 से, जबकि ये वाला एंगल क्या आ रहा था ग्रेटर देन 180, और पॉलीगन बनाने के लिए क्या होना चाहिए एंगल लेस देन 180, है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल वाला आंसर है, ये वाला एंगल तो पॉसिबल है, ये वाला एंगल पॉलीगन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा n इक्वल्स टू 9, ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो ये ध्यान रखना, सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है पॉलीगन का, ये याद करके जाना, 180 इंटू n माइनस 2, जहाँ पर n क्या होती है नंबर ऑफ साइड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, a की वैल्यू आपके पास है, d है, सम पता है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 9.2 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18।